जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इसलिए मैं चीजों का विश्लेषण करता हूं और उसके बाद अपने निष्कर्ष निकालता हूं। तो सुझाव मैं दे रहा हूं। अब जिसके लिए सुझाव है वो माने या ना माने, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अनुसार आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर मैं अपना विश्लेषण और अपनी टिप्पणी दे रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल के राजनीतिक परिवेश में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी बीजेपी ने, और वो स्ट्रेटेजी लाभप्रद भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। शुरू में वो स्ट्रेटेजी बीजेपी की बहुत ज्यादा लाभप्रद हुई। स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के उनके नीति और सिद्धांत थे, जो उनकी स्ट्रेटेजीज हुआ करती थी, जो उनकी जमीन पे मजबूत पकड़ हुआ करती थी, जमीनी कार्यकर्ता का मान और सम्मान हुआ करता था, उसके बजाय उन्होंने एक नई नीति बनाई 2014 के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को केंद्र बिंदु में रखने के बजाय, जिसमें कार्यकर्ताओं को केंद्र बिंदु में रखने के बजाय नरेंद्र मोदी जी को केंद्र बिंदु में रखा, गुजरात मॉडल को केंद्र बिंदु में रखा। ऐसा बताया गया जैसे गुजरात के अंदर जो गुजरात मॉडल है वो बड़ा चमत्कारी मॉडल है। उन्होंने वहां पे गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है और नरेंद्र मोदी के पास सारी चीजों के समस्याओं का समाधान है जो कि देश के अंदर हैं। अच्छा, इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी होती है, इसका फायदा ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट के सिद्धांत के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। एक तरीका है बी स्ट्रांग अप्रोच। बी स्ट्रांग अप्रोच का मतलब यह है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो, और एक तंत्र वाली चीज जिसमें हर चीज को सेंट्रलाइज किया जाए। यह है बी स्ट्रांग अप्रोच। अब आप कल्पना कीजिए, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां आपका जो मुखिया है वो एक तंत्र में बिलीव करता है, वो सारी पावर्स को अपने हाथ में समेटने का प्रयास करता है। मानी बात है कि जब सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में होगी, केंद्रीकृत होगी, तो जब तक वो आदमी शक्तिशाली होगा, जब तक वो आदमी ताकतवर होगा, जब तक उसकी सारी इंद्रियां अच्छी तरह से काम करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं होगी, लोग उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब तक उसकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति इस प्रकार की होगी कि वो अच्छे निर्णय ले सकेगा, तब तक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान ये है कि जब वो लीडरशिप कमजोर पड़ेगी, जब उसकी इंद्रियां अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगी, जब उसका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से छूटने लगेगा, क्योंकि उसने चीजों को डिसेंट्रलाइज नहीं किया है और उसने अलग अलग तरह के लोगों को उभरने का मौका नहीं दिया है, तो वो तो कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के कोलैप्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो बी स्ट्रांग अप्रोच के फायदे और नुकसान है। अच्छा, दूसरी अप्रोच है बी गुड अप्रोच, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में चलती है, जहां पे हर चीजों का ध्यान रखा जाता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जापान के अंदर एक सिस्टम होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में काइजन सिस्टम जिसको कहते हैं। उस सिस्टम के अनुरूप, क्योंकि डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, बी स्ट्रांग अप्रोच में तो एम्प्लॉइज का कोई महत्व ही नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेटिक अप्रोच में जहां बी गुड अप्रोच हो, वहां पे जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो
टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आदमी बैठा हुआ है, उसके पास जमीन की हर सूचना नहीं पहुंचती, उसे हर मशीन के बारे में चीजें नहीं पता। हो सकता है कि वो मशीन लेवल से उठा हुआ आदमी हो, शॉप फ्लोर से उठा हुआ आदमी हो, लेकिन क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदल चुकी हैं, तकनीकी बदल चुकी है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, इसलिए उसको नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के हेरफेर और किस प्रकार के रद्दोबदल और किस प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो काइजन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। हर एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है कि वो सुझाव दे। उन सुझावों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट विचार करता है और जो विचार उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उस एम्प्लॉय को पुरस्कृत किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और उसको हाईलाइट किया जाता है। इससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में या बी गुड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉइज उनको लगता है दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टू वे कम्युनिकेशन होता है। ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे ही केवल नहीं जाता बल्कि कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर भी जाता है, तो हर व्यक्ति को लगता है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये इसके फायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये है कि जब डेमोक्रेटिक लीडर बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है, हर आदमी की बात सुनने लगता है, तो लोग जो एम्प्लॉइज हैं वो हर चीज को या बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनको लगता है ये तो हमारा अधिकार है, क्योंकि जब भी उसने कुछ मांगा, जब भी उसने कोई बात कही तो टॉप मैनेजमेंट ने मान ली, क्योंकि बी गुड अप्रोच है और उसकी पहुंच है। एम्प्लॉय भी एमडी के कमरे में घुस सकता है और अपनी बात कह सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में काम तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की बात का सम्मान होता है, सभी लोग अपनी बात कह पाते हैं। जैसे एक बार चाणक्य ने कहा था, वही राज्य सबसे ज्यादा सुखी होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। तो निर्भीक होकर कहां बोलते हैं? निर्भीक होकर बोलते हैं वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, बी गुड अप्रोच वाली ऑर्गेनाइजेशन में, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच वाली ऑर्गेनाइजेशन में वो निर्भीक होकर नहीं बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ कि जब लोग अपना अधिकार समझने लगेंगे और मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का खराब समय आया और ऑर्गेनाइजेशन और टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज की उन मांगों को पूरा नहीं कर पाया जो हमेशा से करता आया है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट पैदा हो जाता है। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिसेंट पैदा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तीसरी अप्रोच है जो मैनेजमेंट की अप्रोच है, वो है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट से या एम्प्लॉइज से यह कहता है मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा अगर तुम मेरे लिए करोगे। तो बार्गेन करते हैं और एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होती है जिसमें कि ऑटोक्रेटिक अप्रोच का भी समावेश हो जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी समावेश हो जाता है और चीजें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चले, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की चले या इम्प्लिसिट बार्गेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन की तरह चले। भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाया। उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जा सकते थे और अटल जी से कह सकते थे कि तुमने मेरा ये काम नहीं कराया, आपने मेरा ये काम नहीं कराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कह सकते थे, राजीव गांधी से भी कह सकते थे। लेकिन ये बात माननीय मोदी जी से कहने की हिम्मत, आप जनरल पब्लिक की बात तो छोड़ दीजिए, मंत्री नहीं कह सकते और मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री को यह बात नहीं पता कि आज जो मुख्यमंत्री हैं जो 40 साल से इलेक्शन जीतते आए हैं, कल उनको हटा के किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत के आया है और हो सकता है इस मुख्यमंत्री को राजनीतिक पटल से बाहर कर दिया जाए। तो ये ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हैं। लेकिन आज जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2024 तक उठाया ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, इसके नुकसान अब दिखने शुरू हो गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। जबकि आज ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को और देश की सरकार को ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समर्थ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं या उनकी मैसेजिंग नहीं हो पा रही है या उनकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चरिंग में वो चीज प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी सरकार
ऐसी सरकार है जिसमें बहुत सारे गठबंधन के साथियों का समावेश है और उनको बिना राय उनकी ली हुई, उनको सहमति ली हुई सरकार को नहीं चलाया जा सकता। तेलुगु देशम पार्टी हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान हो, एकनाथ शिंदे हो और बाकी लोग। तो अब आज की तारीख में अब ये ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने का चस्का तो आपको लग गया है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में ऊपर से नीचे तक आदेश देने का चस्का तो अब लग गया है। मन की बात कहने का चस्का तो आपको लग गया है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि उसमें ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप बीजेपी को चला नहीं सकते और अटल जी की तरह आप जा नहीं सकते, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, या किसी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोगों को आदत पड़ गई हो डेमोक्रेटिक सेटअप की, वहां पे अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो वहां समस्या पैदा हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ये तो लोकसभा के चुनाव के अंदर हुआ। इसके बाद अब ये जो बाईपोल्स आए, इस बाईपोल्स में बिल्कुल क्लियर मैसेज मिला, देश की जनता ने एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पांव अब करीब करीब पूरी तरह से उखड़ गए। वेस्ट बंगाल के अंदर जहां 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार चारों सीटें हार गई। हिमाचल प्रदेश में 3 इंडिपेंडेंट विधायकों को इस्तीफा देके उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया। वो 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बीजेपी ने बीजेपी के टिकट पर लड़ाया और उसमें 2 हार गए। इसके बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ में जो व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पे जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े और कांग्रेस फिर वहां जीत गई और जो सिटिंग विधायक थे जिन्होंने पार्टी बदली थी वो हार गए। इसी प्रकार से बिहार के अंदर जहां पे जेडीयू की सीट थी, नीतीश कुमार की सीट थी, सारी जेडीयू के प्रयास के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के बावजूद वो सीट जो है वो जेडीयू से छिन गई और इंडिपेंडेंट के पास चली गई। अभिप्राय यह है कि देश की जनता के मत देने के तरीके से पता चल रहा है कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान और ये कम्युनल लाइंस को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां भी कांग्रेस जीत रही है और मैंगलोर उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहां भी कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा की सीट है जहां पहले तो बीजेपी जीती थी, आज फिर वहां जब बाई इलेक्शन हुआ वहां पे बड़े छोटे मार्जिन से बीजेपी जीती। तो अगर सारे 11 कैंडिडेट्स का आप अगर 13 कैंडिडेट्स का विवेचना करेंगे तो आपको पता चलेगा बाईपोल्स का कि जहां जहां कांग्रेस जीती है अच्छी मेजॉरिटी से जीती है, 15-15, 20-20 हजार वोट से जीती है, और जहां 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है वो 2000 और 5000 के वोट से जीती है। माने टोटल वोट्स का जो शिफ्टिंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी की से कांग्रेस की तरफ वो बहुत ज्यादा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की उन्होंने प्रस्तावना की थी और उसकी नींव रखी थी, वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में तो जा नहीं सकते। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपराएं चले और अटल जी और जो नानाजी देशमुख और पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तपस्या है उसका फल मिले, तो ये हो सकता है कि नई लीडरशिप ऐसी डेवलप हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसमें मोदी जी को रिप्लेस करके एक ऐसे लीडर को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया जाए जिसकी पुरानी छवि एक डेमोक्रेटिक लीडर की हो और बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन करने वाली ना हो, जो समावेश करके सरकार को चला सकता हो। ऐसे व्यक्ति से अगर रिप्लेस किया जाए तब तो ये संभव हो, लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाए ये नहीं। अच्छा, देश की जनता ने ये क्यों पसंद नहीं किया कि ये जो नैरेटिव है जो 10 साल चला अब चलने के लिए संभव नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कैप्टन अंशुमन सिंह जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपने देश के सैनिकों की जान बचाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको की कीर्ति चक्र दिया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा। बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा और हमें गर्व है, हम श्रद्धांजलि देते हैं और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब कैप्टन अंशुमन सिंह की हम याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और 4 महीने 5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उनको सल्यूट, उन्हें प्रणाम। लेकिन देश के अंदर आज जो ये खाई खोद दी गई है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में,
जिसके अंदर घर घर के अंदर फूट पड़ गई है, समाज के अंदर फूट पड़ गई है, पार्कों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति की डिस्कशंस होने लगे हैं, संबंध टूट गए हैं, क्योंकि देश जो है दो भागों में बंट गया है, या तो मोदी समर्थक है या मोदी विरोधी है। और मोदी समर्थक वो है जो अल्पसंख्यकों से, दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा स्नेह नहीं करता, उनको आतताई और ये समझता है कि इंट्रूडर्स हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो समझते हैं कि देश को एकता अखंडता की आवश्यकता है और सबको मिलजुल के चलने की आवश्यकता है। मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूं। कैप्टन अंशुमन सिंह के साथ साथ 3 और लोगों को राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कृत किया। पहला नाम है अब्दुल मजीद, इनको कीर्ति चक्र मिला और इनकी बेवा ने उनके बिहाफ पे मरणोपरांत पदक प्राप्त किया। दूसरे मेजर मुस्तफा बोहरा, इनके परिवार के लोगों ने उनके बिहाफ पर मरणोपरांत पदक प्राप्त किया। और तीसरे कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी, जिनको शौर्य चक्र मिला, और मुस्तफा बोहरा साहब को भी शौर्य चक्र मिला। मतलब ये कहने का मतलब ये, क्या हमारा समाज इतना ज्यादा दूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है? जान चारों ने दी, देश के लिए दी, चारों सैनिक थे। अंशुमन सिंह जी को सम्मान मिल रहा है, वो मिलना ही चाहिए, वो हमारे देश के शहीद हैं, उन्हें प्रणाम। लेकिन ये जो 3 और लोग, अब्दुल मजीद साहब, मुस्तफा बोहरा साहब और सैफुल्ला कादरी साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या हमको इनको इसलिए सम्मान नहीं देना चाहिए? हमें नहीं सम्मान देना चाहिए। हमारे लिए अब्दुल हमीद हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो, अशफाकुल्ला खां हो, कैप्टन अंशुमन सिंह हो, जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने भी हमारे भारतवर्ष के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उन सबको, जैसे पहले कहा जाता था कि शहीदों के चिताओं में जलेंगे हर बरस मेले, चलेंगे हर बरस मेले, देश पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो ये जो धार्मिक भेदभाव के माध्यम से कुछ चीजों को प्रोजेक्ट करना अच्छी बात, प्रोजेक्ट करना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों को प्रोजेक्ट न करने से जो देश के अंदर एकता अखंडता की भावना प्रबल होती है, क्योंकि अगर इन 3 अल्पसंख्यक शहीदों की बातें की जाएं, यूट्यूब माध्यम में और टेलीविजन में दिखाए जाएं, इनके शहीद परिवारों ने जब राष्ट्रपति जी से सम्मान लिया है उसको दिखाया जाए, तो ये देश के अंदर मैसेज जाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज जाता है कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता इतनी ज्यादा है कि इस देश की धरती के लिए, इस देश के सम्मान के लिए अब्दुल हमीद ने पता नहीं कितने टैंक तोड़ दिए थे। अशफाकुल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और भगत सिंह के साथ और चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जो पॉजिटिव मैसेजिंग है सोसाइटी के अंदर, जो एक मलहम का काम करती है और देश को एकजुट करती है, उस प्रकार की मैसेजिंग क्या ये मास मीडिया नहीं कर सकता, ये यूट्यूब चैनल्स नहीं कर सकते, जिसके माध्यम से देश के अंदर ये एकता, धार्मिक और जातीय एकता स्थापित हो? और क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर इसमें इतना ज्यादा गिरावट आई है जो हमने उसके पहले के 65 सालों में नहीं देखी है। हमने देश को हमेशा एकजुट होते हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ते हुए देखा है। 1962 के युद्ध में मैंने देखा है, 65 में देखा है, 71 में देखा है, कारगिल में देखा है। लेकिन आज देश को जिस प्रकार से बांट दिया गया है धर्म और जाति के आधार पर, कभी संविधान बदल देंगे बात करके, कभी मनुवाद पढ़ाएंगे ये बातें करके, और इस प्रकार का बंटवारा देश के अंदर कर दिया गया है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो किसी के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन जो देश के लिए लाभकारी नहीं है। तो मेरा निवेदन है, इस संबोधन के माध्यम से, इस निवेदन, इस वीडियो के माध्यम से उस मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स
और हमारे यूट्यूब चैनल्स वालों के लिए कि उन न्यूज को ज्यादा बढ़ाएं जिसके माध्यम से देश के अंदर एकता अखंडता बढ़े और जो धार्मिक विद्वेष 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा दिया गया है उसमें कमी ला जा सके और भारतवर्ष एक परिवार की तरह, एक संयुक्त परिवार की तरह आगे बढ़े और उसमें हमारे अंदर भेदभाव ना हो, केवल इस आधार पे ना हो कि ये छूत है, ये छूत है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, ये ईसाई है, ये दक्षिण का है, पेरियार को मानने वाला है, अंबेडकर को मानने वाला है, ये सनातनी है। हमारे लिए सनातन धर्म, आर्य समाज, पेरियार को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले, किसी धर्म और जाति को मानने वाले, अपनी परंपराओं को मानने वाले, अपने इष्ट को मानने वाले, क्योंकि एक संत परिवार है, सबकी अपनी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करना हमारा सम्मान है। और अगर कोई मूर्ति पूजा करती है बहुत अच्छी बात है, जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो नास्तिक हैं, जो अलग ईश्वर को मानते हैं, उनका भी सम्मान है, क्योंकि एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में एक दूसरे की भावना का सम्मान करना राष्ट्र हित में, परिवार के हित में आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है मास मीडिया, जो बाकी गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उनके लिए भी, और जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके लिए भी, और हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं उनके माध्यम से भी उन चीजों को ज्यादा सुने और सुनाएं जिससे आपसी सद्भाव बढ़े और विद्वेष और बंटवारे की जो हमारे अंदर भावना को प्रबल किया जाता है, केवल नेगेटिव चीजों को आगे बढ़ाकर उस पर रोक लगाई जा सके और देश को मजबूत और एकजुट किया जा सके। संविधान की जय और भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।